दिल्ली सल्तनत। नमस्कार दोस्तों, ये हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं इनका। दिल्ली सल्तनत सल्तनत काल का टाइम था 1206 से 1526। इधर भी 6 इधर भी 6, 1206 से 1526 सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 में। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अल-बरूनी किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी, न कि उर्दू। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा सिकंदर लोदी। 6 के बाद में निम्नलिखित में से वह दिल्ली सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कू से कुब्बत, कू से कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान 1191 में पहले बाड़मेर की भी उनमें हुई थी। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी भाई साहब। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की। मलिक काफूर नासिरुद्दीन इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। कौन? मोहम्मद गोरी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को 1192। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के का कब चलाया था? 1329 से 1330। किस रूप में चलाए? सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी 1329 से 1330। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। इनाम मुगलों को ही देन है ये इनाम सब। इनाम विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता मोरक्को। मोरक्को मोरक्को। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गोरी, चंगेज का, तैमूरलंग। शानदार ऑप्शन है, शानदार क्वेश्चन है, लेकिन भाई साहब इसमें है महमूद गजनवी, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सीकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की है? महमूद गजनवी ने
यामिन उद दौला, देखिए यामिन उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ। अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का सुरक्षक, अमीन उल मिल्लत। और यामिन उद दौला ये उपाधि किसने धारण की थी? महमूद गजनवी ने। यामिन उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का सुरक्षक। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदूशाही ब्राह्मणशाही। हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर ओ हिंद या बेहिंद। हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर, या फिर ओ हिंद बोल दो, या फिर बेहिंद, एक ही बात है। उदभांडपुर ओ हिंद या बेहिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाटों के। जाटों के। हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल। 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 महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाट। उदभांडपुर ओ हिंद या बेहिंद हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी। महमूद गजनवी भारत में प्रथम आक्रमण हिंदूशाही या ब्राह्मणशाही राज्य के विरुद्ध किया। और यामिन उद दौला या अमीन उद मिल्लत महमूद गजनवी ने उपाधि धारण की है। बुद्ध किशन महमूद गजनवी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी। तुर्क यात्री अभिनवता था मोरक्को से। सुल्तान कौन ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। आगे चलते हैं अब। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी। गजनी यामिनी ऐसे याद कर सकते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी नहीं था। जबकि देख किताब उल हिंद का लेखक अल-बरूनी, तारिक ए यामनी का लेखक उत्वी, तारिक ए सुबुक्तगीन का लेखक बेहाकी। ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब। तो किताब उल हिंद किसने लिखी थी? किताब उल हिंद अल-बरूनी। चल ठीक है, किताब उल हिंद अल-बरूनी। फिर तारिक ए यामनी उत्वी। फिर तारिक ए सुबुक्तगीन लेखक बेहाकी। महमूद गजनी यामनी, शाहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं था। लेकिन ये तो सही है ना कि भाई फिरदौसी ने कौन सी कृति की रचना की थी? शाहनामा। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? फिरदौसी के द्वारा। किताब उल हिंद लेखक अल-बरूनी, तारिक यामनी उत्वी, तारिक सुबुक्तगीन लेखक बेहाकी। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणामस्वरूप कौन सा शहर पारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणामस्वरूप कौन सा शहर पारसी संस्कृति लाहौर। निम्न में किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता।
इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? देख, इक्तादारी तय आ रहा है इसमें, है ना, तो इल्तुतमिश, इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम ये मात्रा है, तो कुतुबुद्दीन में भी ये मात्रा है। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही कल्लर। ठीक है ना, कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहल और लोदी है। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहल और लोदी। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार बना? अल-बरूनी महमूद गजनवी इतिहासकार था। अल-बरूनी महमूद गजनवी। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। अल-बरूनी महमूद गजनवी। सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, सभी सही है ना। निजामुद्दीन औलिया नियंत्रित दास व राशन की शुरुआत की। मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी। आंसर देख लेते हैं यार। 43 में 2 4 1 3 है, तो 4 3 फिर ये 1, तो फिर निजामुद्दीन औलिया ये सूफी संत थे। मलिक काफूर 1000 दिनारी भी कहलाता था। तो 3 ये गलत कर दिया शायद अपन ने यार। 2 4 1 3 सही तो है। 2 4 1 3, तो 4 1 फिर 3। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, ठीक है। मलिक काफूर 1000 दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश उखाड़ फेंका। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। मलिक काफूर क्या थे? 1000 दिनारी भी कहलाते थे मलिक काफूर। और अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। ठीक है, बहुत अच्छे कार्य किए राशन में, नियंत्रित दाम में। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश उखाड़ फेंका। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश,
दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? यहाँ पर इब्न बतूता किस देश से संबंध रखते थे? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, दक्षिण अफ्रीकी यात्री। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। फिर राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई? इनमें से सभी की। किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद। किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई? भारतीय गणित का भी उल्लेख है, भारतीय इतिहास और भूगोल का भी उल्लेख है और खगोल विज्ञान और दर्शन का भी उल्लेख है। किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद। वह कौन सी पुस्तक है जिसको किताब उल हिंद के अलावा और नाम से भी जाना जाता है? तारीख उल हिंद। इसकी है अलबरूनी। भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन में सभी। अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद। अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद किसका पूरा नाम था? अलबरूनी का। अलबरूनी के अनुसार अंत्यज चतुवर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल थे? धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा। अलबरूनी के अनुसार अंत्यज यानी कि चतुवर्ण के नीचे वर्ण यानी कि वो होता है ना, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व डाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। बेहिंद का युद्ध 1008-9 में निम्नलिखित किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनबी और आनंद पाल। बेहिंद का युद्ध 1008-9 निम्नलिखित किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनबी और आनंद पाल। दोबारा से पढ़ते हैं। बेहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1008-9 में। और किन के बीच लड़ा गया था? महमूद गजनवी और आनंद पाल। बेहिंद का युद्ध। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई साहब, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। एक तो ये है 57 के बाद, फिर सभी सही है। हाँ, सभी सही आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। यानी कि ये खेत है तो ये इसका आधा हिस्सा
यानी कि जो फसल हुई है पूरी इसका आधा हिस्सा दिया जाएगा भू राजस्व का। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद। अच्छा, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक था मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? इसको छोड़ते हैं। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। 1236 ईस्वी में उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायाब ममलकत के पद पर नियुक्त किया। बताइए, मलिक याकूत को कौन सा पद दिया था? नायब ममलकत। मलिक याकूत कहाँ का सरदार था? हबशी सरदार। हबशी मलिक याकूत को नायब ममलकत के पद पर नियुक्त किया। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को दृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। नहीं, ये नहीं है। निम्न में कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? ये असत्य है। उसने चालीसतल यानी चहलगानी से संबंधित सामंतों का सापड़ा शुरू कर दिया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई, यानी बिस्मार्क जैसी। बिस्मार्क से भी तुलना की जाती है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। केंद्रीय सैन्य विभाग का नाम क्या था? दीवान-ए-अर्ज। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? एक है फर्स्ट पे है गुलाम वंश, फिर गुलाम के बाद में आए खिलजी के बाद में तुगलक के बाद में सैयद के बाद में लोदी। याद कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट पे तो गुलाम है भाई, चल गुलाम मान लिया। फर्स्ट पे गुलाम है, गुलाम के बाद में खिलजी है, ठीक है। खिलजी के बाद में तुगलक के बाद में सैयद है। सैयद के बाद में है लोदी। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत का एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। नहीं, ये नहीं। जबकि भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासकों के हाथों में केंद्रित हो गया। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। यही सही है। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न कौन सा परिणाम नहीं हुआ? भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन कारण थे? कौन से कारण थे?
उन्हें समाज का प्रत्यक्षतावादी एवं अनुदार होना, उनके समाज का असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? उनके समाज का प्रत्यक्षतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था और विज्ञान व प्रौद्योगिकी की अवनति। अच्छा, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर है आराम शाह, आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में आराम शाह, आराम शाह के बाद में रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह, आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में भाई फर्स्ट पे ये आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर सेकंड पे आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद में फिर रजिया सुल्तान। अलाई दरवाजा इनमें से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर है कौन सा है? खराज। ठीक, और युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खम्स। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उसरे। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात। तो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर कौन सा है? खराज। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खुम्स, और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस्र। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये नहीं है। क्रूर एवं निरंकुश शासक, अफगान में अमीरों की खिलाफत। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को, दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। किसने बुलाया? दौलत खान ने। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अमीर खुसरो, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। अच्छा, बताइए निम्नलिखित में से कौन औलिया के शिष्य थे? अमीर खुसरो। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे और वाद्य यंत्र वीणा व ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। और उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। ख्याल गायकी। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए दुर्बल प्रशासन ठीक है ना? तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कौन था? तुर्क। कौन सा आक्रमण था इसका? द्वितीय तुर्क आक्रमण। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? संसवनी। संसवनी। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? संसवनी। संसवनी। यार ये नहीं पढ़ा कभी। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? संसवनी।
द्वितीय तुर्क आक्रमण था। किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था मोहम्मद गोरी। फिर दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी कारण थे। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम। शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? 1175 में मुल्तान, करमाती शासक। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करमाती शासक। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन का अर्थ होता है धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम सेकंड। भीम सेकंड। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था बठिंडा यानी कि तावर हिंदा। बठिंडा, तावर हिंदा। तावर हिंदा कहा जाता था प्राचीन काल में, तावर हिंदा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज का। कब हुआ था जयचंद बिन मोहम्मद गोरी में? 1194 में। कौन सा? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोकर जाति के खिलाफ। मोहम्मद गोरी। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? B.A. स्मिथ। तराइन का द्वितीय युद्ध परिणाम मात्र थे। B.A. स्मिथ। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय यानी कि 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नाम तगड़ा है यार। देख, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय कब की थी? 1202 1203 में। और बंगाल विजय करी थी 1204-5 में। और असम पर आक्रमण 1206 में। नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। कहाँ का शासक था? देवगिरी का। देवगिरी का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी। सल्तनत काल में चौधरी जो भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था किस काल में था? सल्तनत काल में या फिर मुगल काल में? सल्तनत काल में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के बाद सैयद वंश। निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक में भाई साहब बहुत गुलाम थे। समझ में सबसे ज़्यादा।
गुलाम फिरोज तुगलक के टाइम। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। निम्न में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? अच्छा, फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक। यार काफी तगड़ा था यार। फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए फिरोज तुगलक ने। बेरोजगारों को रोजगार दिया फिरोज तुगलक ने। और सबसे अधिक गुलाम भी थे फिरोज तुगलक में। सैयद आक्रमण पर भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश, तैमूर के आक्रमण के बाद। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? मुसलमान, मुगल या फिर कुषाण। मुसलमान। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। तबकाते नासरी, मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी जफर खां की। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? देख, खराज है, उस्र है और मुक्तई है। भूमि उत्पाद पर लगने वाले की बात है, खुम्स नहीं है इसमें। खराज है, उस्र है और मुक्तई। मुक्तई से आप क्या समझते हैं? भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर। मुक्तई, उस्र और खराज भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है। खराज, उस्र और मुक्तई। खराज तो है लेकिन उस्र और मुक्तई भी है। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तुगलकनामा, अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। खालिसा भूमि, खालसा या फिर खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम अक्ता प्रदान किया गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। और सबसे अधिक खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? यहाँ पे टका, ससगनी व जीतल किस काल में चलाए गए धातुओं के सिक्के थे या फिर सिक्के थे? सल्तनत काल। टका, ससगनी, जीतल। टका तो था चांदी का, ससगनी था ये भी चांदी का और जीतल तांबा। अमीर कोई कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। 100 तक कर लिए, अब बाकी को बाद में करेंगे। तो फिर नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।